काफ़ी सारे अपडेट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस फिर से आज हमारे पास आ चुके हैं। सबसे पहली अपडेट तो यही है कि टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स इंडिया के अंदर में 17.5 करोड़ 17.5 करोड़ हो चुके हैं। तो कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है। 17.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हो चुके हैं। एक महीने में ही 40 लाख से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स ऐड हुए हैं। लेकिन एक्चुअल में हम देखें तो यहाँ पे जो इन्वेस्ट करने वाले लोग होंगे वो 5 करोड़ भी नहीं होंगे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यहाँ पे जो बात हो रही है वो टोटल नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स की हो रही है। और मेरे जैसे भी लोग होंगे जिन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 भी डीमैट अकाउंट खुलवा के रखे होंगे। सबसे पहले तो एक इंसान, मतलब ये यूनिक डीमैट अकाउंट नहीं है कि एक पैन से कितने डीमैट अकाउंट है। यहाँ पे जैसे एक एक इंसान भी 5-5 डीमैट अकाउंट्स ओपन करा लेते हैं, कोई कोई तो 10 भी डीमैट अकाउंट ओपन करा लेता है। तो इसके कारण जो नंबर्स है वो ज्यादा दिखते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आईपीओ के में अप्लाई करने के लिए और आईपीओ मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, इस कारण अपने नाम के अलावा वाइफ के नाम पे, बेटा बेटी है उसके नाम पे, माँ बाप के नाम पे, भाई बहन, पूरे फैमिली के नाम पे अकाउंट खुलवा लेते हैं। इन्वेस्ट हो या ना हो उस अकाउंट से पूरे फैमिली के नाम पे अकाउंट खुल जाता है, डीमैट अकाउंट। इसके अलावा कई सारे, मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने डीमैट अकाउंट तो 5-5 साल से ओपन करा के रखा है, लेकिन आज तक इन्वेस्टमेंट उसके अंदर 1 रुपए की भी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा, इन्हीं रीजन से कहा कि डीमैट अकाउंट्स के नंबर्स तो हाई दिख रहे हैं, लेकिन इतने हाई एक्चुअल में यूनिक इन्वेस्टर्स के नंबर नहीं होंगे। आपकी क्या राय है इसके बारे में? क्या आपने भी ये सब एक्सपीरियंस किया है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सेकंड हमारे पास अपडेट है, 2 एनएफओ बंधन की तरफ से आज लाइव हो चुके होंगे। बंधन का निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और निफ्टी 500 वैल्यू 50। डेफिनेटली अगर आप मोमेंटम टाइप ऑफ इन्वेस्टर हो तो मोमेंटम की तरफ जा सकते हैं। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग को ज्यादा प्रेफर करते हो तो वैल्यू की तरफ जा सकते हो। रिटर्न्स के मामले में देखें तो लास्ट जो 20 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अंदर वैल्यू से मोमेंटम ने 4%, 3% ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है ऑन एन एवरेज सालाना। तो रिटर्न्स ज्यादा मोमेंटम में मिले हैं। अब ये भी समझना है कि ये एनएफओ है और पहले से अगर हमारा पोर्टफोलियो सारे गोल्स के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड बना हुआ है तो जबरदस्ती का एनएफओ में पैसा डालना जरूरी नहीं है। नया पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो जो स्ट्रेटजी हमें पसंद है उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं, लेकिन अगर पोर्टफोलियो पहले से सब कुछ क्लियर कट बना हुआ है तो एनएफओ पे ध्यान ही नहीं देना है। ये चीज समझ के रखनी है। ऐसा नहीं कि जो आईपीओ आया, जो एनएफओ, सब में इन्वेस्ट करना ही करना है, नहीं। हमारा पोर्टफोलियो अगर सॉर्टेड है तो कोई जरूरत नहीं है नए एनएफओ में या फिर नए आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। ये सब समझने की चीजें हैं। नेक्स्ट अपडेट हमारे आ जाता है इनफ्लोज से रिलेटेड, जो हमें इन्वेस्टर्स का थिंकिंग पैटर्न समझाता है। इस फाइनेंशियल ईयर का 6 महीना कंप्लीट हो चुका है और 6 महीने में लगभग 2 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा 2 लाख करोड़ प्लस का इनफ्लो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आया है। और ये जो पूरा इनफ्लो आया है इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 6 मंथ में, उसका 47% पैसा जो गया है, 47%, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 50%, आधा पैसा ऑलमोस्ट जो सेक्टोरल थीमेटिक फंड होते हैं उसके अंदर गया है। डिस्पाइट द रिस्क, नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड से जो सेक्टोरल फंड होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं, वहां पे एंट्री और एग्जिट टाइमली नहीं होती है, तो लंबे समय तक आपके अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे या आपके निगेटिव में रिटर्न्स बन जाते हैं। और इसको कई सारे फंड्स के अंदर एक्सपीरियंस भी किया गया है। फार्मा के अंदर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी कभी हमें देखने को मिलता है, मेटल फंड के अंदर हमने देखा है, टेक फंड के अंदर हमने देखा है, और रिसेंटली पीएसयू फंड्स के अंदर भी हम देख रहे हैं, डिफेंस फंड के अंदर भी देख रहे हैं कि टाइमली एग्जिट नहीं होने पे लंबे समय तक निगेटिव रिटर्न्स बने रह सकते हैं, या गलत टाइम पे एग्जिट करने के कारण भी लंबे समय तक निगेटिव रिटर्न्स बने रह सकते हैं। कई सारे लोग तो अभी भी पीएसयू फंड में पैसा डाले जा रहे हैं ये सोच के कि उनको लगता है कि आगे भी 2-3 साल में 100% का रिटर्न मिल जाएगा, जैसे पीछे मिला था 3-4 महीने पहले 100% का रिटर्न 1 साल का दिखता था। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि अगले 5 साल में 15 से 20% का भी एक्सआईआर टच करे। जिसने आज पीएसयू में इन्वेस्ट किया उसका अगले 5 साल में 20% भी एक्सआईआर टच कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।
तो ये चीजें नहीं समझते। रिटर्न्स हाई दिखेगा क्योंकि एक साल में इतना तगड़ा रिटर्न दे दिया है कि 5 साल का एवरेज रिटर्न हाई दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में एक साल में ही वो रिटर्न मिला है, बाकी का 4 साल वो खराब ही जाएगा। तो सेक्टरल फंड के अंदर अभी भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कहने की बात ये है, और ये अच्छा नहीं है। जब मार्केट में बुरा टर्न बियर जो रन है वो शुरू होगा, बुरा फेज शुरू होगा, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स को वो खा जाएगा, जैसा इन्वेस्टर का भी बिहेवियर दिख रहा है। अपनी राय इसके बारे में बताना, आप क्या सोचते हो। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अमित बजाज जी का है, आशु भाई एसआईपी फ्रीक्वेंसी कौन सी बेस्ट है, डेली, वीकली, मंथली, किसमें ज्यादा रिटर्न का चांसेस है। देखिए इसमें चांसेस और प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं है। जो डेली, वीकली, मंथली ये एसआईपी होता है और एसआईपी की जो डेट होती है, इन दोनों पे ही व्हाइट ऑक म्यूचुअल फंड का पिछले आई थिंक 20-25 सालों का प्रॉपर स्टडी डेटा आया था, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था प्रॉपर। तो जो पुराने व्यूअर्स हैं वो तो जानते हैं। ये सारा कुछ जो है डेली, मंथली, वीकली, ईयरली, हाफ ईयरली जो भी करोगे, इसमें सबसे अच्छा रिटर्न मंथली एसआईपी भी में भी ही मिलता है। और लॉन्ग मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहे और इन सब में से मान लो मंथली नहीं करके हम डेली करते हैं या वीकली करते हैं, तो 1% का भी अंतर रिटर्न में नहीं आता है, लेस देन 1% का अंतर आता है। अगेन यही चीज जो एसआईपी की डेट्स हैं, 1 को करे, 2 को करे, 3 को करे, 4 को करे, या मंथ के एंड में 20 को करे, 25 को करे, 28 को करे, जो रिटर्न्स है उसके अंदर लेस देन 0.5% का अंतर आता है, आधा परसेंट से कम, आई थिंक 0.20% के आसपास का नंबर आता है अंतर, आप अलग अलग डेट पे एसआईपी करते हो उसमें। तो इसलिए इन दोनों में से ही किसी में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करे, बस इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ये जरूरी है। डेट या फ्रीक्वेंसी से रिटर्न पे बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर होगा, और ये प्रॉपर स्टडी है कि डेट और फ्रीक्वेंसी से बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। सेकेंड क्वेश्चन निखिल जी का है यहाँ पे, सर 32 ईयर्स है एज है मतलब, और 10 साल के अंदर करोड़पति बनना है और आगे भी इन्वेस्ट करते रहना है, 1 करोड़ जल्दी बनाना है, फंड बताइए प्लीज। देखिए जिस तरीके की आपकी एक्साइटमेंट है और जिस तरीके की एक तरीके से हड़बड़ाहट है आपकी, मुझे नहीं लगता आप 10 साल तक भी टिक पाओगे मार्केट के अंदर में, जिस तरीके से आप बात कर रहे हो कि 1 करोड़ जल्दी से जल्दी बनाना है। सबसे पहले तो देखिए आप थोड़ा स्लो हो जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए, संभालिए अपने आप को। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल के अंदर अंदर बनाना है, ये चक्कर में रहेंगे आप तो आप मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे बुरे फेज में। क्योंकि 10 साल के अंदर अंदर बनाना है तो ये समझ लिए कम से कम भी तो आपको 20,000 हर महीने से ऊपर की एसआईपी करनी पड़ेगी। 20,000 से ऊपर की एसआईपी करनी पड़ेगी कम से कम। 25 हो जाए, 30 हो जाए तो ये चीज आसान हो जाएगी। और आपका पूरा इन्वेस्टमेंट हाई ग्रोथ फंड्स के अंदर जाना चाहिए, जैसे माइक्रो कैप फंड्स के अंदर जाना चाहिए, या स्मॉल कैप फंड के अंदर जाना चाहिए, या फिर मोमेंटम फंड के अंदर जाना चाहिए। बस ये 3 कैटेगरी, इसके अलावा चौथी कैटेगरी में पैसा नहीं जाना चाहिए। अगर ये 3 कैटेगरी के अंदर पैसा जाता है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, जिस महीने जिस तरीके का इनकम हुआ उस तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा, तो चांसेस हो सकती है कि 10 साल होते होते आपका 1 करोड़ पूरा हो जाए। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि अगर 10 साल में नहीं हुआ तो 11 में हो जाएगा, 12 में हो जाएगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और ये जो फंड्स है स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, ये सब अच्छा करती हैं तो बुरा भी करती हैं। किसी टाइम पीरियड में बहुत बढ़िया तो किसी टाइम पीरियड में बहुत खराब। तो उस टाइम पीरियड में आपको होल्ड करके रखना होगा, तभी एवरेज 10 साल का रिटर्न अच्छा आपको 10 साल बाद देखने को मिलेगा। तो हड़बड़ाएं नहीं, जल्दबाजी नहीं करें। जितना आप आराम से, पेशेंस से, बोरिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही बढ़िया और ज्यादा बड़ा कॉर्पस आपका बन जाएगा। तो कम से कम भी 20,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करनी है और जितना हो सके माइक्रो स्मॉल की तरफ इन्वेस्टेड रहना है, तभी अच्छे पैसे बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय जी का है, टाटा कंपनी सीईओ रतन टाटा जी ये लिखना चाहते थे जी, पास्ट अवे, तो टाटा एएमसी कौन चलाएगा, टाटा के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, प्लीज रिप्लाई। देखिए बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है और आई थिंक आप लोग उतना आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं या मतलब जानकारी का थोड़ा सा अभाव है,
कि जो 2013 आई थिंक 2012 या 13 के बाद से ही जो रतन टाटा जी हैं वो अलग हो चुके थे टाटा ग्रुप से, वहां से वो स्टेप डाउन कर चुके थे। और एन चंद्रशेखर जी हैं वो जो कि टीसीएस के आई थिंक सीईओ है, वही टाटा ग्रुप को अभी संभाल रहे हैं। तो टाटा ग्रुप को कोई टाटा ही संभाले ऐसा नहीं होता है। टाटा ग्रुप की सारी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, वहां डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड है पूरा, वो सब कुछ डिसाइड करता है। तो कोई भी हर कंपनी के अलग अलग सीईओज तो होते ही हैं, प्लस सारे को देखने के लिए एक ऊपर भी वहां पे चेयरपर्सन होता है जो कि प्रोफेशनली मैनेज्ड है, मतलब सब लोग मिल के डिसाइड करते हैं। और कोई टाटा फैमिली का ही कोई चेयरपर्सन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टेड है या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है, तो सब कुछ यहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज्ड है, सब कुछ प्लानिंग के साथ होता है। किसी एक इंसान के न रहने से, डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है सर रतन टाटा जी, लेकिन एक इंसान के न रहने से टाटा ग्रुप ने अपने आप को ऐसा बनाया हुआ है, ऐसा पूरा सेटअप किया हुआ है कि कोई एक इंसान अगर नहीं भी होते हैं तो इस ग्रुप के बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा असर ना हो। सब कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड है, सब कुछ प्लानिंग के साथ किया गया है। अनुद्या जी का सवाल है यहाँ पे, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन SWP फिनिश ऑल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। देखिए म्यूचुअल फंड में एक क्या खासियत होती है कि फ्रैक्शनल यूनिट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शनल यूनिट में आप रिडीम कर सकते हैं पैसा को। तो इसलिए 100% आपका यूनिट खत्म हो जाए ये तब होगा जब आप जो आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जनरेट हो रहा है उससे ज्यादा विड्रॉ करोगे। मान लो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पे साल का 10 लाख रुपए जनरेट हो रहा है, बड़ा आपने कॉर्पस बना लिया है, पैसा डाला है, हर साल 10 लाख जनरेट हो रहा है, हर साल आप 10 लाख से ज्यादा निकाल रहे हो, 15 लाख 20 लाख आप निकाल रहे हो, तो एक टाइम पे आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी। लेकिन हर साल 10 लाख रुपए जनरेट हो रहे हैं और आप निकाल रहे हो उसमें से किसी साल 2 लाख निकाल रहे हो, किसी साल 5 लाख निकाल रहे हो, किसी साल 6 लाख निकाल रहे हो, तो जो बचा हुआ पैसा है वो कॉर्पस में ऐड होगा, क्लियर है, और वो फिर से और ज्यादा रिटर्न जनरेट करेगा। तो इससे आपका कॉर्पस और बढ़ता जाएगा और यूनिट्स खत्म नहीं होगी, इसलिए क्योंकि एक यूनिट का प्राइस आज 10 रुपए है, वो आगे चल के 100 रुपए होगा, आगे चल के 1000 रुपए होगा, आगे चल के 10,000 रुपए भी होगा। और आप उसका फ्रैक्शन, मान लो 10,000 की एक यूनिट है, उसमें से आप 100 रुपए 500 रुपए 200 रुपए अगर निकालोगे साल का, तो फिर यूनिट थोड़ी ना खत्म होगा, फ्रैक्शन में वो बचा ही रहेगा और टाइम तक बचा रहेगा जब तक कि आप कम पैसा निकालते रहोगे। ज्यादा पैसा निकालोगे तो वो यूनिट्स खत्म हो जाएंगे। मनोजीत डे जी का क्वेश्चन है, भैया म्यूचुअल फंड वर्सेस स्मॉल केस का एक कंपैरिजन वीडियो बनाई। देखिए स्मॉल केस मुझे किसी भी रीजन से मुझे अच्छा नहीं लगता म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में। प्रोडक्ट अगर सिर्फ स्मॉल कैश एज ए प्रोडक्ट की बात करते हैं तो काफी अच्छा है, लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि स्मॉल केस में इन्वेस्ट करके अगर बहुत ही तगड़ा हम रिटर्न बना लेंगे म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में, तो ऐसा नहीं है। 1 साल 2 साल 3 साल पहले जो स्मॉल केसेस लॉन्च हुए उसके अंदर आपको अच्छे रिटर्न दिख जाते हैं, लेकिन कोई भी पुराना स्मॉल केस उठा के देखो, अब तो आई थिंक 7-8 साल का रिटर्न दिखाता भी नहीं। पहले दिखाता था स्मॉल केस, वहां पे दिखता था कि 20% भी कोई स्मॉल केस क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब शायद 5 साल से पहले का रिटर्न नहीं दिखाता, मैक्सिमम 5 साल का ही रिटर्न दिखाता है। तो 20% का भी रिटर्न जब 7 साल का दिखा था, मैंने देखा स्मॉल कैश कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और जो क्रॉस कर पा रहा है 20% का रिटर्न, उसका अगर हम कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न निकालते हैं, जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह सब कुछ के बाद रिटर्न हमें आता है, वो अगर 25% भी है रिटर्न स्मॉल केस का, तो वो घट के आ जाता है 17, 18, 19, 20 तक। ये तो फ्री वाले का हाल है, और पेड स्मॉल केस का तो और बुरा हाल है। जैसे देखो, अगर वेल्थ क्रिएट करना है आपको, आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास गाई हो, आपको वेल्थ क्रिएट करना है, सिंपल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करो, ज्यादा से ज्यादा ETF के अंदर इन्वेस्ट कर लो। पैसा अगर आपके पास आ भी गया तो भी स्मॉल केसेस, PMS, इन सब में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल केसेस एंड PMS के अंदर म्यूचुअल फंड से भी खराब रिटर्न बनते हैं। क्योंकि स्मॉल केस और PMS के पास जो एक फेवर म्यूचुअल फंड के पास है वो नहीं है।
म्यूचुअल फंड के अंदर आप बहुत ज्यादा टैक्स बचा लेते हो, जिसके कारण आपके रिटर्न्स बहुत ज्यादा हाइयर हो जाते हैं। रिटर्न्स के टर्म्स में अगर रिटर्न आपको कम भी दिखता है तो भी आपका पैसा के टर्म में कॉर्पस हाइयर हो जाता है। लेकिन उन सब जगह पे आपको हर साल बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट और बहुत ज्यादा टैक्स भर देना पड़ता है। इस कारण रिटर्न अगर हाइयर भी दिखे तो भी आपका पैसे के टर्म में कॉर्पस कम बनता है। लेकिन यहाँ तो जो पुराने स्मॉल केसेस हैं वो तो म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पा रहे। जो स्मॉल कैप पे बेस्ड स्मॉल केस है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को नहीं बीट कर पाता। तो इसलिए सिंपली एक जगह पे इन्वेस्टेड हो, उसी के अंदर डाइवर्सिफाई करो पैसा और वहीं पे इन्वेस्टेड रहो। डिफरेंट इक्विटी के अंदर ही अलग अलग घूमने की जरूरत नहीं है। ज्यादा अगर खुद से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है तो लार्ज कैप स्टॉक में के अंदर खुद से इन्वेस्ट कर दो और ऐसे स्टॉक के अंदर ढूंढ के इन्वेस्ट करो लार्ज कैप के अंदर जहां पे आपको इन्वेस्ट करके बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। इन्वेस्ट करो, लंबे समय तक बने रहो ताकि आपको टैक्स बेनिफिट मिले। तो ये ज्यादा बेहतर है। बाकी अलग प्रोडक्ट्स पे मुझे लगता है ये जो स्मॉल कैप प्रोडक्ट है वो इन्वेस्टर के लिए ज्यादा फायदे की चीज नहीं है। जो आरए वगैरह है, जो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन है, जो बेचते हैं अपनी सर्विसेज, उनके लिए वो ज्यादा फायदे की चीज है। उनको अच्छी खासी कमाई वहां से हो जाती है। चाहे इन्वेस्टर का पैसा बने ना बने, उनका पैसा जबरदस्त जरूर बन जाता है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन आंसर्स और अपडेट्स। आपकी क्या राय है इन सब के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना। आप लोग जब कमेंट करते हो तो पता चलता है कितने लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं।